टाइप का प्रॉब्लम था वो डिस्कस किया था। और अगर एक बॉडी या एक सिस्टम के भीतर में कुछ बॉडी अगर खुद ब खुद मूव कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, और उसमें से किसी एक की वेलोसिटी दी हुई हो और दूसरे की वेलोसिटी निकालनी हो, तो इसको भी हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन जनरली लगा करके सॉल्व करते हैं। आज हम एक दो प्रॉब्लम देखेंगे, बुलेट गन प्रॉब्लम, और उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे कॉलिजन के टाइप्स। बुलेट गन प्रॉब्लम भी बिल्कुल उसी तरह से जैसे एक्सप्लोशन होता है ना। जो एक्सप्लोशन है क्या है, एक बॉडी का 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 4 टुकड़ा होता है। उसी तरह से बुलेट गन में भी वही टुकड़े सेटअप होते हैं। एक बुलेट और गन का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें से एक बुलेट अलग निकलता है और गन जो है अपना मोशन लेता है। चलिए इसको हम एक दो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आइनस कभी बंदूक छोड़े हो, मतलब कि गन बुलेट? ये सर। वो जो मेला वगैरह में हाँ सर। वही वाला भी आपने देखा होगा कि जब आपको वो चलाने का मौका मिलता है तो जो गन है उसका जो बट है उसको हम लोग कंधा पे लगा करके फायर करते हैं। यस सर। ना, अगर मान लो कि कंधा पे लगा के फायर नहीं करें और नाक के सामने रख के फायर करें तो क्या होगा, नाक तोड़ देगा। हाँ सर, रिकॉइल इतनी स्पीड से रिकॉइल करता है Recording in progress. कि वो नाक तोड़ देगा। यस सर। तो मेनली हम सिचुएशन एक कंसीडर करते हैं यहाँ पे। सपोज करो कि ये एक गन है और ये उसका बैरल है और इसके भीतर में एक ये बुलेट है। गन का मास एम है, गन का मास कैपिटल एम है और इसके भीतर जो एक बुलेट है, देयर इज अ बुलेट, इस बुलेट का मास स्मॉल एम है। बुलेट का मास स्मॉल एम है। इसके भीतर में अपनी मैकेनिज्म होती है जिससे कि ये बुलेट जो है वो फायर्ड होता है। उसकी इंजीनियरिंग में हमें नहीं जानी, बस ये जो ट्रैगर दाबते हैं तो ये बुलेट यहाँ से फायर्ड होता है। सो क्वेश्चन ये है कि इफ है ना गन इज फायर्ड, है ना, द स्पीड ऑफ बुलेट of mass m is fired with a muzzle speed v, muzzle speed v मतलब with respect to ground. So find the recoil speed of gun and the recoil speed of gun. This is the question, simple question, the speed of gun. तो बेसिकली हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने सिचुएशन दिया था कि गन को यहाँ से बाहर फेंकने के लिए हमने कोई बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया। गन अपने इंटरनल प्रोसेस को करके इस बुलेट को आगे की तरफ फायर करता है और इसके फायरिंग में कोई एक्सटर्नल फोर्स इन्फ्लुएंस्ड नहीं है। So there is no any external force acting in this situation. Therefore, we can apply the conservation of linear momentum. तो linear momentum conservation का मतलब होता है कि initial linear momentum मतलब before the firing and after the linear momentum, ना, after the firing that should be equal to same. तो आपको क्या करना है कि अगर इसको बहुत ऑनेस्टली अगर बनानी है तो आप एक डायग्राम सेटअप तैयार कीजिए जिसमें एक सिचुएशन दिखाइए जो इनिशियल स्थिति का है। जैसे ये गन है, इसका मास एम है, ये बुलेट है, इसका मास स्मॉल एम है और इंटायर सिस्टम इज एट रेस्ट, इनिशियली एट रेस्ट। और जब हम इसको फायर कर देते हैं ना, इस बुलेट को जब हम यहाँ से फायर करते हैं, मान लिया जाए ये बुलेट यहाँ से निकला, बुलेट का मास एम है और ये v स्पीड से फायर्ड हुआ
तो इस गन का क्या होगा, जो पीछे में गन बचा है उस गन का क्या होगा। तो मैं नहीं जानता कि इसकी गति आएगी नहीं आएगी, आएगी तो ऊपर भागेगा, नीचे भागेगा, आगे भागेगा, पीछे भागेगा। तो हम इसकी वेलोसिटी को वेक्टर भी ले लेते हैं, है ना, v1 ले लेते हैं, क्योंकि v के रूप में इसको रिप्रेजेंट किया है। आपको इससे पता चल जाएगा, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों साथ में आके पता चल जाएगा कि ये किधर जाए। चूंकि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो हम टोटल लीनियर मोमेंटम इनिशियल बिफोर फायरिंग, टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर द फायरिंग हम इक्वल करेंगे। तो कीजिए, इनिशियल मोमेंटम क्या लिख सकते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम में जो पूरी सिस्टम है, गन का मास और बुलेट, ये दोनों के दोनों रेस्ट में है, सो वेलोसिटी इज 0। ये हुआ इनिशियल। और जब हम इसको फायर कर दिए तो जो बुलेट है उसका मास m, जो वेलोसिटी v से जा रहा है डायरेक्शन i के साथ, आगे का डायरेक्शन i है, प्लस ये जो गन बचा जिसका मास है कैपिटल M, इसकी वेलोसिटी हमने एज्यूम किया है v1। और अब आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो v1 का वेक्टर फॉर्म आपको आ जाएगा माइनस mv डिवाइडेड बाई कैपिटल M और I। देखो तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों साथ में आ गया, बिकॉज v1 जो है आया है वो वेक्टर के फॉर्म में आया है। नेगेटिव साइन मतलब कि v1 का जो मैग्नीट्यूड है, जो गन रिक्वाइल करेगा, वो किस स्पीड से रिक्वाइल करेगा, तो वो करेगा mv बाई कैपिटल M। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो माइनस I का मतलब हो गया अपोजिट टू बुलेट वेलोसिटी ऑफ। एक तो ये सिचुएशन है। अब अगर ये मजल स्पीड बुलेट की न देकर अगर ये दिया रहता कि जो बुलेट की स्पीड है वो विथ रेस्पेक्ट टू गन है, तो विथ रेस्पेक्ट टू गन अगर होता तो फिर बुलेट की वेलोसिटी हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या लेते, तो बुलेट की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ले लेते v माइनस v1। ठीक है, जैसे कि हम अगर इसी सवाल में देखो ध्यान से, जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको ध्यान में रखते हुए क्या आपको इंफॉर्मेशन दिया। मान लीजिए कि यही सिचुएशन है, इसी सिचुएशन में लिखा हुआ है ये बुलेट का ये गन का मास कैपिटल M, बुलेट का मास स्मॉल m, और आपको दिया हुआ है कि द स्पीड ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू बैरल, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू बैरल। बैरल मतलब विथ रेस्पेक्ट टू गन कह सकते हैं, रेस्पेक्ट टू गन, बैरल ऑफ गन इज v। फाइंड रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ गन, गन की रिक्वायर्ड स्पीड बता। दोनों में क्या फर्क है, दोनों में फर्क है, यहां जो बुलेट की फायरिंग स्पीड दी हुई थी वो दी हुई थी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और यहां पर जो बुलेट की फायरिंग स्पीड दी हुई है वो विथ रेस्पेक्ट टू गन दी हुई है। ठीक है, तो इसको बनाने का सिंपल सा तरीका है, शुरुआत की एक स्थिति बना लीजिए, ये आपका गन बुलेट हो गया, मास m, इसका मास m, और इनिशियल ये पूरा सिस्टम रेस्ट में। और दूसरी स्थिति है, ये तो पता चल गया कि गन जो है वो पीछे की तरफ रिक्वाइल करेगा, इसका मास m, और ये गन मान लिया जाए पीछे के डायरेक्शन में v1 वेलोसिटी से जाता है। अगर गन की पीछे डायरेक्शन की वेलोसिटी v1 है, तो बताओ तो ये जो बुलेट है आपकी, इसका मास m है, इसकी आगे के डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या,
इसका हो जाएगा v माइनस v1, है ना। ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है वेलोसिटी। हमें अगर हम गन की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ले रहे हैं तो हमें सबकी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेनी है। ये मतलब बुलेट की भी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेनी, रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और एक बात मैं आपको समझा दूं कि अगर कभी भी आपको कंफ्यूजन होता है कि हम यहाँ पर वेलोसिटी गन की बुलेट की क्या ले, v माइनस v1 ले कि v प्लस v1 ले, है ना, तो आप इस बात को वो रिलेटिव मोशन से निकाल सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ आपको क्या दिया हुआ है, हम थोड़ा सा अलग से वर्क कर लेते हैं, वर्कआउट कर लेते हैं। आपको जो दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन, है ना, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन क्या है फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ गन। ऐसा करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू गन, गन को कैपिटल जी लेंगे। So velocity of bullet with respect to ground minus velocity of gun with respect to, ये ना मेरे पास फॉर्मूला है। Yes, sir. So now velocity of bullet with respect to gun, this is given v, और इसका डायरेक्शन है आगे की तरफ, तो इसको हम लिख देते हैं vi। और वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमको निकालना है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमको निकालना है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू, ये हमको निकालना है। और वेलोसिटी ऑफ गन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ गन, ये जो गन है और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी है v1 और इसका डायरेक्शन मैंने लिया है माइनस है, माइनस है, ठीक है। मैंने इसका डायरेक्शन ऑलरेडी लिया हुआ है, अगर नहीं लिए रहते तो वेक्टर फॉर्म में ही हम उसको लिख सकते हैं। सो नाउ व्हाट विल हैपन, इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको आ जाएगा, लेफ्ट साइड में तो vi है ही, और यहाँ माइनस माइनस प्लस होकर फिर जब लेफ्ट साइड में जाएगा तो माइनस v1 है। और वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन आपको मिलेगा v माइनस v1, ठीक है। तो ये हमने डायरेक्ट लिख दिया है v माइनस v, क्योंकि हमको पता है अगर हम बुलेट से बैठ करके देखेंगे तो ये जो गन है, सॉरी गन के सामने गन में बैठ करके देखेंगे तो ये बुलेट v वेलोसिटी से आगे जाएगा, और अगर हम ग्राउंड पे आ जाएंगे तो चूंकि ये जो गन है वो खुद पीछे की तरफ जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी, जो गन की वेलोसिटी घट जाए क्योंकि वो खुद पीछे जा रहा है। सो नाउ द सिचुएशन आपके सामने है। अब हम सबके ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी वगैरह कैलकुलेट किए। अब आप लगा दीजिए लीनियर मोमेंटम इनिशियल बराबर लीनियर मोमेंटम फाइनल। इनिशियल लीनियर मोमेंटम हो जाएंगे m प्लस m टाइम्स 0, क्योंकि इनिशियली रेस्ट में। बुलेट की बात करें तो v इंटू v माइनस v1 डायरेक्शन आई, प्लस इसका हो जाएगा कैपिटल M इंटू v1 डायरेक्शन माइनस आई, क्योंकि मैंने डायरेक्शन लिया हुआ है। और यहां से जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो v1 कितना आ जाएगा, so mv1 will be equal to mv minus m into, so v1 बराबर आएगा mv डिवाइडेड बाई m प्लस, तो आंसर में फर्क पड़ गया। तो विथ रिस्पेक्ट टू अगर बैरल ऑफ गन दिया हुआ है तो आंसर देख लो क्या, और मजल स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बुलेट का दिया हुआ है तो उस केस में देख फर्क पड़ जाएगा आंसर। इसलिए क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ, दोनों ऑप्शन रहेंगे एग्जाम में। तो अगर आप डाटा को
रॉन्गली इंटरप्रेट कर लोगे तो फिर गलत। वो क्या होता है जी, जिसमें सेना लोग लेके जाता है फायर करने के लिए, तो क्या बोलते हैं, तोप बोलते बोल। हैं। ऐसा होता है जिसमें बंदूक ऊपर से ऊपर तक निकला रहता है, ऐसा रहता है ना, मोर्टार दागा होता है। गोला छोड़ता है। हाँ सर, तो बोलते हैं। तो बोलते मोर्टार दागने ये वाला एक सिचुएशन मैंने लिया। मान लिया जाए कि इसकी जो इंक्लाइनेशन है वो थीटा है, ठीक है, और इसके भीतर में ये जो पूरा सिस्टम, इसका मास कैपिटल है, मोर्टार दागने वाला, और ये जो गोला है जो सेना के जो हम फायर करेंगे, इसका मास स्मॉल है, और इसको मैंने फायर करना है, इसको फायर करना। तो ये इस तरह से इंक्लाइंड है ना, इंक्लाइनेशन के साथ ये फायर हो। तो आपको दिया हुआ क्या है कि बुलेट is fired with a speed v with respect to मोर्टार हो जाएगा, मोर्टार barrel of gun। मान लो ये गन है, उसके रेस्पेक्ट में इसकी बुलेट वेलोसिटी दी हुई है, ओके। फाइंड the recoil velocity of gun। मैंने बहुत लंबा चौड़ा स्टेटमेंट नहीं दिया, सिचुएशन मैंने सजा दिया, और यहां से ये जो बुलेट है, ये जो शेल है, ये फायर हो रहा है अगर v स्पीड से विथ रेस्पेक्ट टू बैरल ऑफ गन, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू गन। तो बताइए कि ये जो व्हाट इज इट गन है वो किस स्पीड से रिक्वायर करेगा। थोड़ा सा मेहनत कीजिए, थोड़ा सोचिए। मैंने थोड़ा सा उठा दिया है हवा, बस सिचुएशन वही पहले वाली है। पहले वाले में हमने उसको हॉरिजॉन्टली फायर किया था, यहाँ थोड़ा सा हमने उसको इंक्लाइन। The barrel of gun which is inclined at an angle theta with horizontal. You can assume that the surface is perfectly smooth. एनएस, आप ये बताओ कि इस पूरे सिस्टम में, बुलेट और गन सिस्टम में, किस डायरेक्शन में नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है? तो वाई डायरेक्शन में एक एक्स डायरेक्शन है,
वाई डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है। जिस डायरेक्शन में नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा उसी डायरेक्शन में ना लीनियर मोमेंटम कंजर्व करेंगे। यस सर। पहले ये डिसाइड करो कि किस डायरेक्शन में नेट एक्सटर्नल फोर्स 0। सर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में नहीं है। नहीं सर, उसमें नहीं होगा। वाई डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा क्योंकि वाई डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। यस सर। ग्रेविटी अर्थ के द्वारा। सो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, this is x, horizontal direction, net external force is 0. Hence, in horizontal direction, the linear momentum will be conserved. In horizontal direction, the linear momentum will be conserved. ठीक है? So now मैं इसको कॉपी करता हूं। एक सिचुएशन ये हुआ, एक सिचुएशन ये हुआ जब हम इसको फायर करेंगे। तो यहां पर तो अभी फायरिंग नहीं की हुई है इनिशियली, ये शुरुआत में इनिशियल स्थिति में अभी फायरिंग नहीं हुई है। अभी यहां पर वेलोसिटी का मान 0 है और जब हम इसको फायर करेंगे, दैट इज द फाइनल, फायर करने के बाद सपोज करते हैं कि ये जो आपका गन है वो v वेलोसिटी से, v1 वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में रिक्वाइल करता है। ठीक है? तो इसकी जो वेलोसिटी होगी, इसको जब हम फायर करके निकाल दिए बाहर, इसको जब हम फायर किए और ये बाहर निकला, ये तो ऐसे ही भागेगा ना हॉरिजॉन्टल, ये मतलब इंक्लाइन प्लेन पे। बाकी सब कुछ पे ध्यान दे। इसकी स्पीड क्या है? a minus b1 विथ रेस्पेक्ट टू गन v है, विथ रेस्पेक्ट टू गन v है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो जाएगा? v cos थीटा, और इसका इस डायरेक्शन में हो जाएगा v sin थीटा। ये हुआ विथ रेस्पेक्ट टू बैरल ऑफ गन। और विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा? विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड में ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी में और वर्टिकल डायरेक्शन यही रहेगा, वर्टिकल डायरेक्शन यही रहेगा। क्या इतना क्लियर है? यस सर। एनएस, इज दैट क्लियर? यस सर। ये सब मैंने विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखा, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये जो गन की रिक्वायर्ड वेलोसिटी है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये भी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये विथ रेस्पेक्ट टू, ये भी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ही है। आप मोमेंटम कंजर्वेशन कीजिए और बताइए कि क्या सिचुएशन है। तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम बराबर फाइनल लीनियर मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन शुरुआत में तो m प्लस m इंटू 0 ही है, और यहाँ पे m इंटू v cos थीटा माइनस v1 प्लस इसका हो गया m इंटू माइनस v1। आई नहीं लिखा, आई का जो डायरेक्शन है वो हम v1 में लगा, और इसको आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा बताओ? तो आ जाएगा v1 इज इक्वल टू mv cos थीटा डिवाइडेड बाई
कैपिटल M प्लस। खाली नीचे आ जाएगा स्मॉल। चेक करो क्या सही है। सही है। यस सर। तो इस वेलोसिटी से वो रिकॉइल करेगा। एक बात यहां हम चेक करना चाहते हैं, थोड़ा सा दिक्कत है। चेक करना चाहते हैं कि बताओ इनिशियल लीनियर मोमेंटम इनिशियल y डायरेक्शन में क्या है? बोलो तो आइनस, y डायरेक्शन में इनिशियल लीनियर मोमेंटम क्या है? तो y डायरेक्शन में इनिशियल लीनियर मोमेंटम 0 होगा। 0 होगा, क्योंकि इनिशियल में तो चल ही नहीं रहा, ना x में चल रहा है ना y में चल रहा है। इनिशियली तो रेस्ट में है, वो 0 होगा। वेरी गुड। अब बताइए तो फाइनल लीनियर मोमेंटम y डायरेक्शन में क्या है? फाइनल लीनियर मोमेंटम मतलब कि फायरिंग के बाद। तो y डायरेक्शन में देखो तो ये जो सेल है, ये जो बुलेट फायर हुआ है, उसकी एक वेलोसिटी है m इंटू v साइन थीटा है ना y डायरेक्शन में। और गन की जो रिमेनिंग गन बच गया उसमें तो y डायरेक्शन में तो कोई मोशन नहीं सर। सो इट इज 0। सो y डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम क्या हुआ? फाइनल mv साइन थीटा। कबूतर चुप रहा। और यहाँ चेक कीजिए तो कि क्या लीनियर मोमेंटम y डायरेक्शन में कंजर्व्ड है कि नहीं है? नहीं है सर, नहीं है ना। और ये क्यों नहीं है? क्योंकि y डायरेक्शन में नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑफ ग्रेविटी काम कर रहा है। ठीक है, y डायरेक्शन में नेट एक्सटर्नल फोर्स जैसे ग्रेविटी काम कर रहा है, लीनियर मोमेंटम को कंजर्व होने नहीं दे रहा। So in y direction linear momentum is not conserved. यानी लिख सकते हैं in y direction या vertical direction linear momentum is not conserved. तो ऐसे हजारों सवाल हैं, एक नहीं दो नहीं, हजारों सवाल हैं जिसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। कोलिजन में आने से पहले एक थोड़ा सा और सिचुएशन हम डिस्कस करते हैं। बढ़े आगे। यस कोलिजन आने से पहले हम एक छोटा सा सिचुएशन डिस्कस करते हैं। इट इज वेरिएबल मास सिचुएशन। वेरिएबल मास सिचुएशन। वेरिएबल मास सिचुएशन जैसे रॉकेट प्रोपल्शन, है ना, मोशन ऑफ व्हीकल, मोशन ऑफ व्हीकल विथ चेंजिंग मास। ये कैसे होगा भाई? मोशन ऑफ व्हीकल विथ चेंजिंग मास कैसे होगा? कोई एग्जांपल दो। जैसे मान लो कि तुम्हारा कोई एक ये वाला कोई पीछे में कैरी करने वाला होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, ट्रेलर। ये व्हीकल है, ये चल रहा है और बारिश की जो पानी है ये लगातार इसके ऊपर में, और इसमें पानी भरते जा रहा है और ये व्हीकल चल रहा है। तो व्हीकल की मास समय के साथ बढ़ रही है ना,
यस सर। ये एक वेरिएबल मास सिस्टम। या देखोगे तो कभी कभी कोई ऐसा व्हीकल तुम देखे होगे, वो पानी वाला जो टैंक है, सबमरीन। नहीं, जो क्या बोलते हैं उसको, जो रोड पर जो डालता रहता है। अच्छा, हाँ, नहीं, पानी जिसमें यस सर। लोग पहुंचाता है ना पानी, पानी का टैंक है ना, तो ये पानी पहुंचाने वाला टैंक है। वाटर और टैंक सपोज करो कि यहाँ पर जो है पानी इसका टंकी फूट गया है, टंकी इसका फूट गया है और पानी लगातार पीछे की तरफ फेंका जा रहा है, पानी लगातार बाहर की तरफ निकल रहा है। पेट्रोल सर नहीं गिरा, ठीक है अनिश? लग जाता ना। यस सर। तो धीरे धीरे इस पूरे सिस्टम की मास तो चेंज हो रही है ना। हाँ सर। धीरे धीरे मास चेंज हो रही है। ये सिचुएशन जो तुम अभी देख रहे हो, ये टैंक वाली, ऐसा ही कुछ सिचुएशन ये रॉकेट प्रोपल्शन में होता है। रॉकेट प्रोपल्शन में क्या होता है कि जो रॉकेट है, ये पीछे से गैस इजेक्ट करता है, ये पीछे से गैस इजेक्ट करता है, ठीक है। और इसी गैस के इजेक्शन से इसकी मोशन आगे की तरफ बनती है। तो ये रॉकेट की धीरे धीरे मास घट रही है ना, गैस इसका निकलेगा पर सेकंड, उसी दर से इसकी रॉकेट की मास घटती है। वैसे और भी कई सिचुएशन है जिसमें आपको मास वेरिएबल सिस्टम मिलेगा। और अगर मास वेरिएबल सिस्टम और मास वेरिएशन हो रहे हैं अपने आप, उसके लिए कोई बाहरी फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि ये जो रॉकेट है, मान लीजिए कि अगर हम रॉकेट और इस गैस को एक सिस्टम में ले लेते हैं, तो देखिए, तो ये जो गैस निकल रहा है ये वाली, इसके लिए क्या कोई बाहर का फोर्स इन्फ्लुएंस है कर रहा है जिससे कि वो गैस बाहर निकले? नहीं सर। वो तो भीतर ही इंटरनल मैकेनिज्म से बाहर निकल रहा है। जैसे यहाँ पर ये जो टैंक से जो पानी लगातार बाहर की तरफ फेंक रहा है, क्या इसको फेंकने में क्या कोई बाहर के एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है जिससे कि ये पानी बाहर फेंक रहा हो? नहीं सर। वो तो भीतर ही भीतर हो रहा है। तो अगर कभी ऐसा कोई सिचुएशन मिलता है जिसमें वेरिएबल मास सिस्टम, उसको हम कैसे सॉल्व करें और उसमें कौन सा फोर्स एक्चुअली काम करे, आइए समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई भी एक मास है ना, कोई एक मास है m, और ये मास सपोज कीजिए कि v वेलोसिटी से चल रहा है। ये मास जो है वो v वेलोसिटी से चल रहा है और इस मास की एक छोटा सा पार्ट जिसका वैल्यू है dm बाहर निकल गया और रिमेनिंग जो मास बचा m माइनस dm, ये ना बचेगा। इसी पार्ट से, इसी मास से ये dm पार्ट अलग हो गया, तो ये जो बॉडी है उसका नेट मास अब हो जाएगा m माइनस dm। और ये जो m माइनस dm है, चूंकि मास कम हो गया तो इसकी रिमेनिंग स्पीड पहले से ज्यादा हो जाएगा। और मान लीजिए कि ये जो है वो कोई भी डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया। सपोज करो इसकी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी पहले जो थी v, उससे छोटा सा वेलोसिटी बढ़ गया dv। और इसकी जो वेलोसिटी हुई, सपोज करो इस डायरेक्शन, इसको हम लोग कुछ ले लेते हैं vr, जनरली इसको बोलते हैं एग्जॉस्ट वेलोसिटी बोलते हैं vr। व्हाट इज vr? vr is the velocity of dm with respect to remaining mass, with respect to remaining mass। अगर हम इसका नाम कुछ दे देते हैं, सपोज को ये जो ओरिजिनल बॉडी था उसका नाम है A, ये दो पार्ट में बट गया, एक बना B और एक बना C, ठीक है। तो ये जो VR है, इज द VR
is the velocity of c with respect to B. velocity of c with respect to b. और v प्लस dv क्या है? v प्लस dv क्या है? This is the velocity of b with respect to ground. With respect to ground. और v क्या है? Is the velocity of a with respect to ground. ठीक है? आइनस, क्या इतना तक समझ में आया? हाँ सर। अब देखो, इसकी वेलोसिटी आपको दी हुई है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये वाली वेलोसिटी दी हुई है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, परंतु ये वाली वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं है। तो हमको c की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड पहले फाइंड आउट करना होगा। बोलो हाँ। हाँ सर। राइट, तो अब चलो फाइंड करते हैं। क्या है मेरे पास सिचुएशन? मेरे पास है वेलोसिटी ऑफ c with respect to b is equal to vr. Velocity of c with respect to b is vr. Velocity of c with respect to b क्या होता है? तो velocity of c with respect to ground minus velocity of b with respect minus velocity of b. This is equal to vr. हम सब वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, इसलिए दाएं जाए बाएं जाए ऊपर जाए नीचे जाए डोंट केयर। ना बताओ वेलोसिटी ऑफ c विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? तो यही तो हमको निकालना है। माइनस वेलोसिटी ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? तो वेलोसिटी ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है v वेक्टर प्लस dv वेक्टर, और राइट साइड में है vr। सो वेलोसिटी ऑफ c विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा? तो वेलोसिटी ऑफ c विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा vr प्लस v प्लस d। वेक्टर फॉर्म में हम c की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालेंगे। ठीक है, अब आप हमको एक बात बताओ, ये है शुरुआत की स्थिति और ये है आपके दो पार्ट में अलग होने के बाद की स्थिति। क्या इस इनिशियल स्थिति से ये फाइनल स्थिति आने में कोई बाहरी फोर्स लगा क्या? नहीं सर। कोई भी बाहरी एक्सटर्नल एजेंसी इज नॉट रेस्पॉन्सिबल टू मेक दिस सेपरेशन। ये भीतर ही भीतर खुद हो रहा है, और कोई अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, there is no any external force acting in either any direction, so you can use the linear momentum convention. Since no external force is acting, no net external force is acting, no net external force is acting on the system, hence total linear momentum initial will be equal to total linear momentum final. So is this. बताइए टोटल इनिशियल लिनियर मोमेंटम आपको यहाँ क्या दिखा? m इंटू v वेक्टर फॉर्म में है। चलो फाइनल बोलो, फाइनल बोलो। m b के बारे में बोलो, b का मास कितना है? b का मास है m माइनस dm, और उसकी वेलोसिटी बोलो v प्लस dv। v प्लस dv सब वेक्टर फॉर्म में लिखो, प्लस
दूसरा मास dm, dm into vr. नो बेटा, dm इंटू वी करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा माइनस, क्योंकि इसकी वेलोसिटी आप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिए ए की, इसकी वेलोसिटी आप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिए, और इसकी वेलोसिटी अगर आप विद रिस्पेक्ट टू बी ले लेंगे तो इक्वेशन सेट होगा क्या? नहीं सर. गलती हो जाएगा ना? तो बताओ यहाँ क्या ले? माइनस, यस. इसका बोलो वेलोसिटी क्या ले? डीएम का सी की वेलोसिटी देखो, निकाल के रखे हुए सामने में, vr plus v plus dv. vr प्लस v प्लस डी. भाई समझ में आ लियो, टेंशन नहीं लियो, तो अपन समझ में आ लियो. सॉरी निकाल के बैठे. जब भी लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं, निकल के ठीक है, तो अगर आप ऑब्जर्वर ग्राउंड पर लिए हुए हैं तो हर एक की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखनी. अगर आप ऑब्जर्वर को ट्रेन में लिए हुए हैं तो हर एक की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन लिखनी. अगर एक की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख रहे हैं तो सबकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही लिखना. ओके, अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, देखो तो क्या क्या मान है, क्या क्या इसके रिजल्ट आ रहे हैं. देखो लेफ्ट साइड में तो एम डी वी आ रहा है, राइट साइड में देखो तो एक यहाँ पे m इंटू वी प्लस डी वी बैठेगा, और एक dm, एक यहाँ dm है माइनस में, तो dm कॉमन ले लेते हैं. ये हो गया वी आर प्लस वी प्लस डी वी, है ना, ये वाला माइनस के साथ आ जाएगा, तो माइनस वी माइनस डी माइनस डी. तो ये v और ये v कैंसिल हो जाएंगे, dv भी कैंसिल, तो बच गया अकेला यहाँ पे वी आर. लेफ्ट साइड में तो m इंटू वी है, इस ब्रैकेट को ओपन कीजिए तो इसका मान क्या आ जाएगा, तो एम वी प्लस एम डी वी प्लस डी एम इंटू वी आर, ये आ जाएगा. ठीक है, अब इसको थोड़ा हम आगे की तरफ ले चलते. क्या है बताइए, लेफ्ट साइड में क्या है, एम वी, राइट साइड में क्या है, एम वी और एम डी वी, इस दोनों को लेफ्ट साइड हम ट्रांसपोज कर देते हैं, तो माइनस एम वी माइनस एम डी वी, राइट साइड में रहने देते हैं डीएम इंटू वी आर. ये और ये कैंसिल हो जाएंगे ना, बोलो भाई. यस सर. यस दोनों साइड माइनस एम डी वी बाई डी टी, डी एम बाई डी टी वी आर, क्या ऐसा लिख सकते हैं? माइनस, हाँ सर. समय के साथ वेलोसिटी चेंज हो रहा है, समय के साथ मास चेंज हो रहा है ना, विथ रिस्पेक्ट टू
ये जो चेंज हो रहा है वेलोसिटी, जो चेंज हो रहा है मास, मैंने एज्यूम किया कि लेट द मास एंड वेलोसिटी चेंजिंग विथ टाइम, लेट मास एंड वेलोसिटी चेंजिंग विथ टाइम। इस माइनस को राइट साइड भेज दो, m इंटू डी वी बाई डी टी बराबर क्या आया देखो, माइनस वी आर डी एम बाई डी टी। ठीक है, और m dv बाई डी टी क्या होता है? m dv बाई डी टी क्या है? दैट इज द फोर्स। फोर्स, यस, इज द फोर्स। इसको बोलते हैं फोर्स। थ्रस्ट फोर्स। कौन फोर्स? थ्रस्ट फोर्स। FT। और ये थ्रस्ट फोर्स का जो फॉर्मूला बना, F थ्रस्ट दैट इज इक्वल टू VR इंटू माइनस DM बाई डी टी। ये थ्रस्ट फोर्स कब डेवलप होगा? जब मास चेंज करेगा। ये थ्रस्ट फोर्स कब डेवलप होगा? दिस फोर्स डेवलप act when mass is when changing. mass changes। मास जब चेंज करेगा तब ये फोर्स लगेगा। ओके, एक बार फिर से VR क्या है, और यहाँ पे VR क्या है? व्हाट इज द वैल्यू V? व्हाट इज VR? Velocity of c. नहीं बोलोगे? VR तूने बोला वेलोसिटी ऑफ, इसको बोलते हैं एग्जॉस्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? पता रहता था एग्जॉस्ट वेलोसिटी बोलते हैं, एग्जॉस्ट वेलोसिटी। हमने लगा तो या सीधा भाषा में लिखो, वेलोसिटी तू with which सब बोलन तो कहते कि गधा है गधा। with which mass ejected, mass with ejected with respect to the parent body, respect to अपना बड़ा parent body। parent body मतलब जहां से वो मास इजेक्ट हो रहा है उसके रेस्पेक्ट, जिससे मास इजेक्ट हो रहा है उसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी। एंड व्हाट इज माइनस dm by dt? माइनस dm by dt, mass variable with time, rate at which mass is ejected, mass is इसीलिए हमने बोला ejecting। जिस स्पीड से मास निकल रहा है उसकी ये रेट है। ठीक है, मैग्नीट्यूड के तौर पे ये जो थ्रस्ट फोर्स है, आप इसको लिख सकते हो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से मास इजेक्ट हो रहा है, इनटू dm by dt। मास घट रहा है तो वो dm by dt निगेटिव, मास बढ़ रहा है तो dm by dt पॉजिटिव। ठीक है जी, ये मैग्नीट्यूड हुआ है। और डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट टू वेलोसिटी VR होगा ना, एनएस? कुछ हाँ सर। ये माइनस यहाँ है
अगर राइट साइड में देखिए, इसके लेफ्ट साइड में तो फोर्स वेक्टर हुआ, राइट साइड में देखिए वेक्टर कौन है, VR है, और उसमें माइनस साइन लगा हुआ है। यस सर। प्रोडक्ट नेट तो माइनस साइन शोज अपोजिट डायरेक्शन। मोमेंटम हाँ सर। जो फोर्स होगा वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एग्जॉस्ट वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम कैसे करना। चलिए मान लेते हैं इसी प्रिंसिपल, ये वाली फोर्स को हम यूज करेंगे अभी, ये वाली फोर्स को यूज करेंगे अभी हम। एक सिचुएशन ले लेते हैं, ले ले, चलो रॉकेट प्रोपल्शन ले लें। रॉकेट प्रोपल्शन, रॉकेट जो उड़ता है उसके उड़ने का कारण क्या है? पीछे से जो हवा निकलता है। क्या वो बाहर की हवाओं को पीछे ढकेलता है इसलिए उड़ता है, या उसका दूसरा कोई कारण? सर उसके अंदर से एक गैस निकलता है फायर टाइप, तो उससे प्रेशर बढ़ते से रॉकेट ऊपर जाता है। उससे प्रेशर नहीं, उससे यही फोर्स निकलता है बेटा, उससे वही फोर्स लगता है, ये वाला। ओके सर। जिसको बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स ना। यस। रॉकेट moves not due to pressing the surrounding air. रॉकेट सराउंडिंग एयर को प्रेस करने से नहीं उड़ता। रॉकेट moves due to ejection of hot gases, है ना। जो गैसेस हैं वो जो इजेक्ट करते हैं उसके कारण इस पर ये रॉकेट उड़ता है। मान लेते हैं कि एक रॉकेट है, सपोज करो एक रॉकेट है, अभी ये ग्राउंड पर है, और इसका इनिशियली, मतलब इनिशियल इसकी कुछ स्पीड ले लेते हैं, प्रॉब्लम में दिया रहेगा रेस्ट में, तो रेस्ट में कर लेना। मान लिया जाए इनिशियली मूविंग विथ ए स्पीड u, और इसका मास है m0। रॉकेट का मास कितना है? m0। और इसी टाइम t समय बाद ये रॉकेट ने क्या छोड़ा? ये ना गैस छोड़ेगा। हाँ सर। ये गैस जो छोड़ रहा है VR स्पीड से इस डायरेक्शन में नीचे, तो आफ्टर ए टाइम t, अच्छा t समय बाद क्या इसका मास वही रहेगा या मास चेंज हो जाएगा? चेंज होगा। चेंज होगा, मास घट जाएगा, मास मान लो m हो गया, और इसकी स्पीड, इसका स्पीड का मान क्या वही रहेगा या चेंज हो जाएगा? चेंज होगा, बढ़ जाएगा। यस सर। मान लेते हैं इसकी स्पीड हो गई थी, अब बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, डिपेंड करेगा कि जो ग्रेविटी फोर्स है और जो थ्रस्ट फोर्स है दोनों में से कौन ज्यादा है। अभी हम फोर्स दिखा दे रहे हैं, आप समझ लेंगे। तो इस अगर हम गैस ये रॉकेट की बात करें, इस सिचुएशन में बात करें, इसकी अगर हम फ्री बॉडी अलग से दिखाएं, ये आपकी रॉकेट हुई जिसका मास m है एट एनी टाइम t, तो एक तो फोर्स इस पर लगेगा mg जो उसका मास है। अगर वो ग्रेविटी में है तो मान लीजिए उड़ते उड़ते अगर स्पेस में चला गया जहां ग्रेविटी फ्री रीजन है, तो फिर ये फोर्स नहीं लगे। समझ में आया आदर्श? यस सर। अभी मान लो ग्रेविटी के रीजन में है तो एक फोर्स ये लगा है। ये जो गैस नीचे की तरफ छोड़ रहा है तो इस पर एक थ्रस्ट फोर्स ऊपर की तरफ लगे। हाँ सर।
ये थ्रस्ट फोर्स लगा ऊपर का। अगर ये थ्रस्ट फोर्स mg से ज्यादा होगा तभी तो ये ऊपर के डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। यस सर। यस और अगर थ्रस्ट फोर्स का मान mg से कमजोर हुआ तो फिर ये ऊपर के डायरेक्शन में एक्सेलरेट नहीं, रिटार्ड करेगा, तो उसकी इनिशियल स्पीड है और स्लो हो जाएगी। तो मान लेते हैं कभी थ्रस्ट फोर्स का मान ज्यादा है उसके ग्रेविटी फोर्स से, तो ये ऊपर का डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, तो बताइए तो इस पे इक्वेशन बोलिए, न्यूटन्स लॉ पढ़े हैं, फटाफट इक्वेशन बोलिए। कौन मास चला? m। कितने एक्सेलरेशन से? a। जिस डायरेक्शन में चला उस डायरेक्शन का फोर्स, दैट इज द थ्रस्ट माइनस mg। क्या ये क्लियर है? यस सर। इक्वेशन लिखिए। a को हम dv by dt लिख सकते हैं, हमें वेलोसिटी निकालनी है एट एनी टाइम t। वेलोसिटी क्या है? अगर एक्सेलरेशन निकालनी होगी तो आप यहीं से मान निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन अगर निकालनी तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू द थ्रस्ट फोर्स माइनस जो ग्रेविटी फोर्स है डिवाइडेड बाय m। कितनी एक्सेलरेशन से ये रॉकेट लॉन्च होगा वो आप यहाँ से। नेट फोर्स माइनस थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है। थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? वी जिस स्पीड से वो फेंक रहा है गैस को माइनस dm by dt। यही है ना? माइनस dm by dt। आगे बात करते हैं। अभी हम चूंकि यहाँ वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, ये वाली वेलोसिटी निकालना चाहते हैं कि t समय बाद इस रॉकेट की क्या वेलोसिटी। आगे बात कीजिए, बताइए यहाँ से। इसको हम लिख सकते हैं m इंटू dv by dt। F की जगह, फोर्स की जगह VR माइनस dm by dt माइनस mg माइनस mg। थोड़ा सा इसको वेरिएबल सेपरेबल में बना लो ताकि एक वेरिएबल एक साथ हो जाए। तो मास जो m है उसको राइट साइड भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा? dv by dt विल बी इक्वल टू, अच्छा dt को भी हटा दे, दोनों साइड dt से मल्टीप्लाई कर देते हैं, चीजें और आसान हो जाएंगी। लेफ्ट साइड हो जाएगा vm dv, पानी ला दो। राइट साइड में यहाँ होंगे vr माइनस dm by m, और यहाँ हो जाएगा mm कैंसिल्ड, यहाँ हो जाएगा g dt। चेक कर लीजिए सब सही है तो आगे बढ़े। यस सर। दोनों साइड हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। जीरो समय में मास कितना था? m0। जीरो समय में मास कितना था? m0। और वेलोसिटी क्या थी? u। t समय बाद उसका मास चेंज होकर के m हो गया और वेलोसिटी चेंज होकर के v हो गया। यही हुआ था ना? यस सर। यस सर। हाँ सर। लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा? dv का इंटीग्रेशन v माइनस डाल देंगे तो v माइनस। राइट साइड में माइनस vr और dm by m का इंटीग्रेशन होगा log m। इसकी लिमिट रखेंगे m0 से लेकर बेस ई रहेगा। और राइट साइड में फिर जो gt है उसका हो जाएगा gt माइनस 0। तो यहाँ तक सही है? हाँ सर। अब इसको थोड़ा और सिंपलीफाई, यहाँ पर हम
मास लॉग एम नॉट, ये लिखेंगे ना, यस सर। माइनस VT। लेफ्ट साइड में V माइनस E ठीक है। ये जो माइनस है यहाँ पे, इसको आप इसके अंदर प्लेस कर दो, तो VR ये एक्स्ट्रा वेलोसिटी ऐड हो रहा है। वेरिएबल मास के, दिस इज अ पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा वेलोसिटी। Added due to ejecting mass of gas। अगर मान लो ये मास नहीं छोड़ता, देखो ध्यान से, अगर ये मास नहीं छोड़ता और हम इसको u स्पीड से फेंकते तो t समय बाद इसकी वेलोसिटी क्या होती? सिंपल सा बात है, अगर कोई मास है, उसको अगर हम u स्पीड से फेंकते हैं तो t समय बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी? v क्या होगी? तो v बराबर होगा u माइनस gt, क्योंकि ऊपर के डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन माइनस g होता है ना। यस। तो देखो वही वेलोसिटी तो आया ही है, देखो u माइनस gt तो आया ही है, प्लस जो एक्स्ट्रा वेलोसिटी ये जो ऐड हुआ है वो किसके कारण हुआ है? इजेक्टिंग मास। ये जो थ्रस्ट फोर्स इस पे लगा इजेक्टिंग मास के कारण, वो इसने इस पार्ट ऑफ स्पीड को ऐड किया। समझ आया? हाँ सर। तो अगर आप बस इस पार्ट को याद रखते हो, तो इस पार्ट को अगर याद रखते हो, मास के इजेक्शन से जो स्पीड ऐड हो रहा है, ये पार्ट को अगर याद रखते हो तो इतनी गणित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें आपको दिखाना था कि ये वाली वेलोसिटी का पार्ट कहां से आया, क्यों आया, कैसे आया। इसलिए मैंने ये सारी चीजें, सबसे पहले तो मैंने बताया कि ये वाली फोर्स, इतना अमाउंट ऑफ फोर्स कैसे आता है, जिसके लिए मेरा ये जो सिचुएशन मैंने सेटअप तैयार किया है ना, ये थ्रस्ट फोर्स का वैल्यू इतना कहां से आया, और फिर उसको लगा करके ये वेलोसिटी इतना पाया। अगर हम इसमें थोड़ा सा आपसे पूछें कि मान लिया जाए, नोट करना, अगर मान लो कि वो क्या बोलते हैं, स्पेस में चल रहे हैं, इन ग्रेविटी फ्री रीजन, इन ग्रेविटी फ्री स्पेस, तो जी का वैल्यू 0 हो गया, है ना? यस सर। जी का वैल्यू 0 हो गया, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है। जैसे जो स्पेस शिप, ये क्या बोलते हैं उसको, स्पेस स्टेशन है ना, हम लोग के अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन, वहां पर कोई शिप है रुका हुआ, और वहां पर ग्रेविटी लगभग 0 के बराबर है, इनिशियल स्पीड 0 है, और वहां पर कोई ग्रेविटी नहीं है। अब अगर वहां से कोई स्पेस शिप चल करके धरती तक आना है, तो उसकी वेलोसिटी का वेरिएशन कैसे होगा? तो उस केस में फॉर्मूला बताइए क्या है, v का फॉर्मूला क्या होगा? VR log m नॉट, u0
z0, यही होगा ना? यस। ये फॉर्मूला उसकी वेलोसिटी का है। जितनी तेज स्पीड से गैस छोड़ेगा उतनी तेज स्पीड से स्पेसशिप का स्पीड। समझ आया? हाँ सर। चलिए इसको एक एग्जांपल से इस प्रॉब्लम को लेते हैं। A rocket is set firing. है ना? वर्टिकली। Having weight 50 kg. हल्का ही ले लेता हूँ। And contains 450 kg of fuel. देख रहे हो, जितना भारी रॉकेट नहीं उससे ज्यादा उसके भीतर में फ्यूल है। ऐसा ही होता है। The maximum exhaust speed of fuel is 2 किलोमीटर पर सेकेंड। जो गैस बार फेंक रहा है 1 सेकेंड में 2 किलोमीटर तक की जा सकता है, ऐसा स्पीड से वो फेंक। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, what should be the minimum rate of fuel consumption? What should be the minimum rate of fuel consumption? So that the rocket just lift up, ताकि रॉकेट जस्ट उठ सके। इस स्पीड में फ्यूल कंजम्पशन हो कि रॉकेट जस्ट उठ सके। दूसरा, so that the rocket may acquire an acceleration of 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन को एक्वायर कर सके, उसके लिए है ना रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन क्या होनी चाहिए। दूसरा, इसी में क्वेश्चन और पूछ रहे हैं, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ रॉकेट? विल बी द स्पीड ऑफ रॉकेट when rate of consumption is 10 kg per second, है ना? After the whole fuel is consumed,
10 केजी पर सेकेंड की दर से अगर फ्यूल कंजम्पशन हो रहा है और जब पूरा का पूरा फ्यूल खत्म हो जाए, कंज्यूम हो जाए, तब उस केस में रॉकेट की स्पीड क्या? पूरी थियरी आपके सामने क्लियर है। देखो, सारा चीज जान लेने के बाद भी जो हम लोग के प्रॉब्लम सॉल्व करने का शुरुआती फंडामेंटल तरीका है, वही हमेशा काम आएगा। सबसे पहले क्या करना है? रॉकेट को जस्ट उठाना है ना। मान लो मास ऑफ रॉकेट जो भी है, इनिशियली मास ऑफ रॉकेट कितना हो गया? 50 केजी या प्लस 450 केजी, यही ना होगा? टोटल मास इनटू जी। अभी तो फ्यूल कंजम्पशन हुआ नहीं है, अभी तो एकदम से फेंकना है फटाफट। तो फेंकेंगे जब यहाँ से फ्यूल बाहर निकलेगा, यहाँ से जब फ्यूल बाहर निकलेगा, एक थ्रस्ट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा ना। यस सर, ये थ्रस्ट फोर्स लगेगा। और अगर लिफ्ट अप होना है इसको, लिफ्ट अप होना है इसको, तो लिफ्ट अप, तो ये जो थ्रस्ट फोर्स है should be greater than or equal to mg, है ना आइनश? हाँ सर। ये जो थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला क्या है? वी आर माइनस डी एम बाई डी टी ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी। रेट ऑफ कंजम्पशन ही निकालना है, तो मतलब माइनस डी एम बाई डी टी ही, यही रेट ऑफ कंजम्पशन है, माइनस डी एम बाई, दैट शुड बी ग्रेटर देन एम जी डिवाइडेड बाई वी आर। यह निकालना क्या है? व्हाट शुड बी द मिनिमम रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन, मतलब डीएम बाई डी टी तो निकालना, ठीक है? तो मिनिमम के लिए क्या करेंगे? अगर इसका मान मिनिमम चाहिए तो वैल्यू इक्वल टू ले लेंगे, इससे ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू इक्वल हो गया ना। यस सर। मिनिमम वैल्यू इक्वल हो जाएंगे, दैट इज कैपिटल जी बाई वी आर। कैपिटल जी मतलब, कैपिटल एम मतलब टोटल मास। टोटल मास मीन्स 450 फ्यूल का और खुद जो रॉकेट का मास है। जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं, और वी आर जो रेट ऑफ कंजम्पशन है, मैक्सिमम एग्जॉस्ट कंजम्पशन है, वो है 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर पर सेकंड है, तो 2 इंटू किलोमीटर हो गया 1000 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट करके बताओ क्या है? तो 500 इंटू 10, 2.5 kg per second। 2.5 kg पर सेकंड फ्यूल कंजम्पशन हो। 2.5 kg पर सेकंड फ्यूल कंजम्पशन हो। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी में दूसरा पार्ट। किस रेट से कंजम्पशन हो कि रॉकेट में एक एक्सेलरेशन आ जाए? इनिशियल एक्सेलरेशन, तो नीचे के डायरेक्शन में तो फोर्स अभी भी mg लगेगा, ऊपर के डायरेक्शन में थ्रस्ट फोर्स
और इसमें अब ऊपर के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन करना है। इक्वेशन बोलिए कोई बच्चा। MA F minus mg. F thrust minus m, और ये एक्सेलरेशन निकालिए, थ्रस्ट फोर्स माइनस mg बाई m। नहीं, एक्सेलरेशन तो दिया ही हुआ है ना एनएस, हमको एक्सेलरेशन तो नहीं निकालनी, एक्सेलरेशन तो दिया ही हुआ है, हमको तो रेट ऑफ कंजम्पशन निकालनी है। सो ये हो जाएंगे कैपिटल M A प्लस जी, माइनस जी को माइनस एम जी को लेफ्ट साइड भेज दिया, और ये हो जाएंगे एफ टी का मतलब VR टाइम्स माइनस डीएम। माइनस इसलिए ढो रहे हैं ताकि पता चले कि समय के साथ मास घट रहा है ना? और अगर तुम पहले से अंडरस्टूड कर लेते हो कि मास घट रहा है तो सिर्फ आप dm by dt ही लिख सकते। सो व्हाट विल हैपन, रेट ऑफ कंजम्पशन माइनस dm by dt, ये वैल्यू आ जाएंगे m टाइम्स a प्लस जी डिवाइडेड बाई जी। तो m तो हो गए 500 और a का मान 20 चाहिए और g का मान 10 होता है, ये 30 हो गए। और VR जो रेट ऑफ कंजम्पशन है, ये रेट ऑफ एग्जॉस्ट स्पीड है मैक्सिमम 2, ये तो कट गए 7.5 दिया 15/2 7.5 5 kg पर सेकेंड। एक सेकेंड में 7.5 kg फ्यूल जलेगा। तो जाके ये ऊपर के तरफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन, धरती के गुरुत्वाकर्षण के एक्सेलरेशन से दुगुना एक्सेलरेशन से ऊपर। और ज्यादा अगर हम रेट से फ्यूल को जलाएंगे तो और ज्यादा एक्सेलरेशन। ये सब टेक्नोलॉजी हम लोग डेवलप किए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ रॉकेट व्हेन द रेट ऑफ कंजम्पशन इज 10 kg पर सेकेंड आफ्टर द होल फ्यूल इज कंज्यूम्ड। अब अगर मान लो कि अगर फ्यूल का कंजम्पशन 10 kg पर सेकेंड हो रहा है, टोटल फ्यूल को कंज्यूम्ड होने में कितना वक्त लग जाएगा? 450 kg का फ्यूल है, 10 kg पर सेकेंड के दर से फ्यूल कंज्यूम्शन हो रहा है, तो टोटल कितना टाइम लगेगा फ्यूल को पूरी तरह समाप्त होने में? 45 सेकेंड। ये दूसरा पार्ट हम लोग ले रहे हैं। तो टाइम टेकन टू कंज्यूम होल फ्यूल, है ना? दैट इज 450 kg का फ्यूल है, 10 kg पर सेकेंड से कंजम्पशन हो रहा है, ये हो जाएंगे 45 सेकेंड। मतलब कि 45 सेकेंड बाद आपसे उस रॉकेट की स्पीड पूछ रहा है। जब उसकी पूरी फ्यूल कंज्यूम्ड हो जाती है तब रॉकेट की स्पीड क्या है? तो इसका मतलब कि आपको 45 सेकेंड बाद रॉकेट की स्पीड पूछ रहा है। ठीक है, तो रॉकेट की स्पीड का फॉर्मूला तो हम लोग पढ़े हैं ना, v = u माइनस gt प्लस VR log dm by dt log m by naught m नॉट by m। m नॉट मतलब टोटल मास और m इज द मास आफ्टर टाइम t सेकेंड। तो आफ्टर टाइम t सेकेंड में मास कितना हो, जो रॉकेट का टोटल मास जो 50 kg वही रहेगा। yes sir यहाँ पे m नॉट की वैल्यू हो जाएंगी फ्यूल का मास शुरुआत में प्लस रॉकेट का मास 50 माने 500 kg, और m हो जाएगा पूरा जब फ्यूल समाप्त हो जाएगा तब जो रॉकेट का मास बचा 50 kg। t की वैल्यू तो 45 लेंगे और u का वैल्यू क्या लेंगे आयनिश?
तो यू का 2000 मीटर पर सेकेंड। नहीं, देखो ना, इनिशियली रॉकेट तो वर्टिकली सेट फायरिंग किया गया है ना, इनिशियल स्पीड तो कुछ है ही नहीं, जीरो। इनिशियल स्पीड तो कुछ है ही नहीं, जीरो। सो u इज 0, g का मान 10, t का मान 45, vr जो स्पीड है कंजम्पशन की, है ना, जो रेट ऑफ फ्यूल एग्जॉस्ट हो रहा है वो है 2 है ना किलोमीटर पर सेकंड, 2000 लॉग m नॉट की वैल्यू हो गई 500 और m की वैल्यू हो गई 50। बेस ई है, याद रखना। ये हो गए हैं -450 प्लस 2000 इंटू कट के 10 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे ना। यस 10। लॉग बेस ई वाई बराबर क्या होता है? 2.303 लॉग वाई बेस 10, यही होता है ना। यस। तो आप इसको लिख सकते हो 2.303 लॉग बेस 10, ये भी तो 10 ही है। लॉग बेस आर्गुमेंट अगर 1 हो तो वैल्यू 1 हो जाता है। ये हो जाएंगे -450 प्लस, ये कितने हो जाएंगे भाई साहब? ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1000 खत्म हो जाएगा, 6064 और ये हो गया 1, तो 4606 बचा। ये इसमें 450 घटा दो तो क्या जाएंगे? 4156 मीटर पर, मतलब 4.156 kg किलोमीटर पर सेकंड। और ग्राउंड अर्थ के ग्रेविटेशन से इसके वेलोसिटी क्या पड़े हम लोग? 11.2। हाँ सर। इसके वेलोसिटी जो है हम लोग की ग्रेविटी से बाहर निकलने के लिए जो स्पीड 11.2 पर सेकंड। देखो अभी भी ये 45 सेकंड में इतना स्पीड एक्वायर कर रही है। अगर हम इसमें और ज्यादा फ्यूल भरे रहते तो और ज्यादा स्पीड पकड़ता ना, और कभी ना कभी स्केप कर जाता। ठीक है जी। आई थिंक कि ये जो रॉकेट प्रोपल्शन के क्वेश्चन हैं ये कैसे सॉल्व करनी है, वेरिएबल मास सिस्टम को कैसे हैंडल करनी है, आइनस, इज दैट क्लियर ऑल दोस थिंग? हाँ सर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज यहीं तक रहने देते हैं।